नमस्कार दोस्तों, जुडिशियल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। सीरीज विधि शास्त्र की आपकी ये चल रही है, ठीक है। इसकी आज 17वीं वीडियो है ये, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विधिक व्यक्ति क्या होता है, ठीक है, या विधिक व्यक्तित्व क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार हम देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लीगल पर्सनल और पर्सनालिटी, ठीक है, और कॉर्पोरेशन बॉडी ये भी देखें हम, एंड इट्स काइंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, व्यक्ति विधि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विधि का अस्तित्व ही व्यक्ति के कारण है। यदि व्यक्ति ना हो तो विधि का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और व्यक्ति और विधि दोनों मिलकर विधिक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम जिस जिस तरह के समाज में रहते हैं वहां पर हर प्रकार का व्यक्ति पाया जाता है, और व्यक्ति के आचरण, उसके व्यवहार, उसके क्रियाकलापों को एक तरह से अधिकारात्मक रूप से यानी उन अधिकार के लिए और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए विधि का होना आवश्यक माना गया है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर विधिक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखो, अब परिभाषाओं में विधिक व्यक्ति को किस किस तरह से हम देखते हैं वो चीज देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, हिंदी में तो हम व्यक्ति कहते ही हैं। अब व्यक्ति को आंग्ला भाषा में पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन। साथ में ही लैटिन भाषा में पर्सोना बोला जाता है, और यूनानी भाषा में प्रोसोपोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोसोपोन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सामंत द्वारा परिभाषा दी गई है, ठीक है। उसको देख लेते हैं कि व्यक्ति क्या है, यानी व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे प्राणी से है जिसे आंग्ला विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण योग्य समझा जाता है। सामंत ने कहा है कि व्यक्ति हम उसे कहेंगे, या पर्सन उसे कहेंगे जिसे आंग्ला भाषा में, इंग्लिश में कुछ कर्तव्य या अधिकार धारण करने के योग्य, एलिजिबल माना गया है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्ति, ठीक है। ऑस्टिन ने क्या कहा व्यक्ति के बारे में? तो अवस्था से विहित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहलाता है। यानी किसी प्रकार की अवस्था से विहित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। ये ऑस्टिन ने कहा है। अब हम विधिक व्यक्ति के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पर्सन, ठीक है। विधिक व्यक्ति के प्रकार देख लेते हैं। एक तो है प्राकृतिक व्यक्ति। क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति, ठीक है। और दूसरा है कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। प्राकृतिक व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। तो प्राकृतिक व्यक्ति क्या होता है? प्राकृतिक व्यक्ति यहाँ पे सामान्य रूप से उसको माना गया है जो, देखो हम इस तरह से इसको बता सकते हैं, जो सामान्यतः प्रकृति में पहले से मौजूद है और जिसके कुछ विधिक अधिकार क्या है? अधिकार हैं, और उसके कर्तव्य हैं, अधिकार और कर्तव्य हैं। साथ ही उसकी दो प्रमुख विशेषताओं में से एक है, दो प्रमुख विशेषताएं, जिसमें से पहली है तो वो जीवित पैदा हुआ हो, ठीक है। वो जीवित पैदा हो, यानी जीवित हो और पैदा हुआ हो तो जीवित हुआ हो। और दूसरी विशेषता उसकी ये है, ठीक है, कि उसकी प्रायस्थिति को मान्यता मिले, ठीक है, या मान्यता प्राप्त हो, यानी वो अस्तित्व में है, इस चीज की मान्यता होनी चाहिए, तब वो एक प्राकृतिक व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। जबकि कृत्रिम व्यक्ति कौन कहलाएगा? कृत्रिम व्यक्ति मुख्य रूप से, देखो इसमें क्या है कि कृत्रिम व्यक्ति जीवित प्राणी नहीं होता है, जीवित प्राणी नहीं होता है, ये केवल विधिक व्यक्ति होता है। क्या होता है? विधिक व्यक्ति होता है, लेकिन इसको कुछ विधिक अधिकार भी दिए गए हैं, इसको अधिकार भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपका प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति में, ठीक है, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं हम इसको, आर्टिफिशियल पर्सन, उसमें अंतर हो गए, ठीक है। ये पर्सन के टाइप हो गए। अब विधिक व्यक्ति की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, कि विधिक व्यक्ति क्या है। इसकी विभिन्न, अभी हमने देखा था व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति की परिभाषा और व्यक्ति के
टाइप, इसके प्रकार। ठीक है, अब हम देखेंगे विधिक व्यक्ति क्या होता है। ठीक है, विधिक व्यक्ति। तो सामान्य के अनुसार विधिक व्यक्ति से अभिप्राय मानव के अलावा अन्य ऐसी इकाई से है जिसे विधि के अंतर्गत व्यक्तित्व प्राप्त है। यानी सामान्य ने कहा है कि मानव के अलावा सभी इकाइयां जो विधि के अंतर्गत मान्य हैं, व्यक्तित्व प्राप्त हैं, उन्हें विधिक व्यक्ति कहा गया है। सामान्य के अनुसार क्या कहा गया है? विधिक व्यक्ति। ठीक है, विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार विधिक व्यक्ति क्या है? इन्होंने कहा है कि विधिक व्यक्ति अधिकार एवं कर्तव्यों का धारक होता है। विधिक व्यक्ति अधिकार एवं कर्तव्यों का धारक होता है। ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुरूप है। तो कोई भी लीगल पर्सन होगा, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ अधिकार होंगे और उसके कर्तव्य होंगे जिन्हें वो धारण करता है। ठीक है, विधि द्वारा। ठीक है, विधि द्वारा। ठीक है, अब इस संदर्भ में एक केस देख लेते हैं। एक केस, ठीक है, तप ध्यान नेगी वर्सेज राधिका नेगी का एक केस है। इस केस में मुख्य रूप से यह बताया गया था कि जो विधिक व्यक्ति होता है, विधिक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसकी कुछ लीगल या वैदिक लीगल हैसियत होती है। क्या होती है? लीगल हैसियत होती है। और कोई भी अन्य, इसके साथ में कोई भी अन्य या अजनबी व्यक्ति आकर ये दावा, उसकी हैसियत पर दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया था। ठीक है, इस केस के अंतर्गत। अब लीगल व्यक्ति के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, लीगल व्यक्ति के प्रकार। ठीक है, इससे पहले हमने व्यक्ति के प्रकार देखे थे। ठीक है, दो थे, क्या थे? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। अब यहां लीगल व्यक्ति के देख लेते हैं। ठीक है, लीगल व्यक्ति के प्रकार, यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए लीगल व्यक्ति के। एक तो निगम, जिसको कॉर्पोरेट बॉडी बोलते हैं, एक संस्था और निधि। ठीक है, निगम क्या होता है? ठीक है, ये एक व्यक्तियों का समूह या कोई भी संस्थान विधिक व्यक्ति है। ठीक है, विधिक व्यक्ति क्या है? विधिक व्यक्ति में निगम क्या है? निगम क्या है? ठीक है, तो निगम एक ऐसा वर्ग या समूह होता है, वर्ग या समूह होता है जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। वो पंजीकृत संघ भी हो सकता है। ठीक है, पंजीकृत संघ भी हो सकता है। ठीक है, उसके कुछ लीगल राइट, ठीक है, और ड्यूटीज होते हैं, उसके अधिकार और कर्तव्य भी होते हैं। तो इसे हम निगम कह सकते हैं। ठीक है, इसे निगम कहा गया है। साथ ही संस्था क्या होता है? संस्था भी निगम की तरह ही होता है, जिसे कुछ लोगों के द्वारा अधिकारित किया जाता है या लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, लोगों के वर्ग या समूह द्वारा स्थापित किया जाता है, उसे हम संस्था कहते हैं। इसके भी कुछ विधिक अधिकार होते हैं, इसके उत्तराधिकारी होते हैं, इसकी सील भी होती है। ठीक है, इस पर लोग वाद भी ला सकते हैं। ठीक है, संस्थान पर वाद भी ला सकते हैं। ठीक है, इसके अगर उदाहरण देखें तो मुख्य रूप से आपके विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय हो गया, चिकित्सालय हो गया, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, इस तरह से संस्थान हो गए। ठीक है, इनके, तो ये सब संस्थान के अंतर्गत आएंगे। अब निधि या संपदा क्या है? विधिक व्यक्ति के अंतर्गत निधि या संपदा क्या है? ठीक है, इसको निधि या संपदा को भी विधिक व्यक्ति माना गया है। विधिक व्यक्ति माना गया है क्योंकि निधि या संपदा जो होती है वो कुछ विशेष प्रायोजनों में, ठीक है, विशेष अवसरों या प्रायोजनों में समूह विशेष के द्वारा ही संयुक्त रूप से प्रयोग में ली जाती है। संयुक्त रूप से प्रयोग में ली जाती है, इसलिए माना जाता है कि इस संयुक्त रूप से प्रयोग में लेने के कारण ये यहाँ पर लोगों का समूह इसको निर्मित करता है, जिससे इसके कुछ अधिकार भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं। इसलिए निधि या संपदा को भी विधिक व्यक्ति माना गया है। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसके उदाहरण, अगर इसके उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण हम देख सकते हैं। आप एक तरह से मृतक व्यक्ति की संपदा, ठीक है, मृतक व्यक्ति की संपदा या दिवालिया व्यक्ति अगर मृतक व्यक्ति की संपदा है तो उस पर कई लोग एक तरह से अपना क्लेम कर सकते हैं, या बहुत से लोग दिवालिया हो जाते हैं।
तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे उदाहरण हो गए इसके। ठीक है। अब देख लेते हैं हम निगमित व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, निगमित व्यक्तित्व यानी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, इसकी परिभाषा देनी है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ठीक है, ये क्या है इसको देख लेते हैं। सामर्ड ने किस तरह से इसको परिभाषित किया है। इसने कहा है निगम व्यक्ति एक ऐसा समूह है जो विधिक कल्पना द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो निगमित व्यक्तित्व होता है, ठीक है, हमने ये निगम पढ़ा था इसमें अभी, ये जो निगम पढ़ा था, ठीक है, हाँ, तो इसी के बारे में ये बताया गया है। तो निगमित व्यक्ति एक ऐसा व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विधिक कल्पना द्वारा, यानी विधिक कल्पना द्वारा वो बनाया जाता है, लोगों की कल्पना के आधार पर विधिक रूप से वो स्थापित किया जाता है। ठीक है, जो विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य होता है। सामान्य ने ये कहा है निगम व्यक्ति के बारे में। ठीक है, इसके कुछ लक्षण हैं, लक्षण भी देख लेते हैं। जो निगमित व्यक्ति होता है इसके लक्षण क्या है। पहला लक्षण है इसका कि इसका शाश्वत उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस इसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, खुद की मौत होती है इसकी, ये भी इसका लक्षण है। इसके विरुद्ध और इसकी ओर से भी वाद लाया जा सकता है, ये भी इसका लक्षण है निगमित व्यक्तित्व का। ठीक है, और यह संपत्ति धारण करता है, तो ये भी इसका लक्षण है। ठीक है, इसके प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, निगमित व्यक्ति के प्रकार क्या है। एक तो एकल निगम और समष्टि निगम। ठीक है, एकल निगम एक रूप से हम ये कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा विधिक पद धारण किया जाता है, विधिक पद धारण किया जाता है, उसे एकल निगम कहते हैं। जिसके उदाहरण के रूप में देख लें सम्राट। ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड का सम्राट जैसे कि, ठीक है, पोस्ट मास्टर, मंत्री, तो इनके जो पद होते हैं, इनके जो पद होते हैं वो विधिक पद कहलाते हैं। विधिक पद क्यों कहलाते हैं, क्योंकि मान के चलो अगर मंत्री पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मान के चलो अगर वो व्यक्ति पद से पदस्थ हो जाता है तो पद तो बना रहेगा, उस पर कोई अन्य व्यक्ति आ सकता है लेकिन पद बना रहता है, यानी लीगल पद बना रहता है। इसलिए इसे एक निगमित व्यक्ति के अंतर्गत एकल निगम कहा गया है। ठीक है, दूसरा है समष्टि निगम, यानी ये लोगों के समूह द्वारा बनाया जाता है, लोगों के समूह द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और ये सभी ऐसे पद हैं, दोनों एकल या समष्टि निगम पद, इनमें अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है या समूह में लोग नहीं रहते, तब भी इनका अस्तित्व बना रहता है, विधिक रूप से इनका अस्तित्व बना रहता है। तो समष्टि निगम में लोगों के समूह द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जैसे कि लिमिटेड कंपनी इसका एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक केस है सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी। तो इसमें यह कहा गया था कि इस केस में कहा गया था कि जो एक निगम होता है, ठीक है, जो समष्टि निगम जो होता है उसका अस्तित्व किसी भी व्यक्ति विशेष से पृथक होता है। ठीक है, इसमें इस केस में ये कहा गया था कि समष्टि निगम का अस्तित्व व्यक्ति विशेष से पृथक होता है। अगर व्यक्ति ना भी हो, ठीक है, उस निगम के अंतर्गत, तब भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। इस केस के अंतर्गत ये बताया गया था। ठीक है, चलो चलिए इसके बाद निगमित व्यक्तित्व के कुछ यहाँ पर सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों को हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो पहला सिद्धांत है परिकल्पना का सिद्धांत, इसको हम फिक्शनल थ्योरी भी कहते हैं। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि ये जो निगमित व्यक्ति की परिकल्पना है, निगमित व्यक्तित्व की जो परिकल्पना है, वो मुख्य रूप से एक कल्पना मात्र है। ठीक है, कल्पना मात्र है, यानी लोगों की कल्पना के आधार पर निगमित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें यह कहा गया था। और मुख्य रूप से इस सिद्धांत के जो समर्थक थे उसमें सामंड, ऑस्टिन, ठीक है, और हॉलैंड जैसे विधि शास्त्री प्रमुख हैं। ठीक है, जो इसका मुख्य रूप से समर्थन करते थे। ठीक है, तो ये कल्पना मात्र माना गया इसको, इस सिद्धांत के अंतर्गत निगमित व्यक्ति को। जबकि यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसको हम इंग्लिश में रियलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है, और एक इसके जो मुख्य रूप से प्रवर्तक रहे हैं, यथार्थवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं गेरके इसके प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, इनके अनुसार कहा गया है कि सदस्यों का सामूहिक स्वरूप से भिन्न होता है। यानी यथार्थवादी जो सिद्धांत है वो व्यक्तियों की कल्पना पर आधारित नहीं होकर वास्तविक रूप से निगमित व्यक्ति का अपना खुद का अस्तित्व होता है, और ये यथार्थ होता है, रियल में होता है, क्योंकि इसके कुछ विशेष अधिकार होते हैं और इसके कर्तव्य भी होते हैं, और जो विधि द्वारा मान्य भी होते हैं। इसलिए इसको यथार्थवादी सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अगला सिद्धांत है कॉस्टिक सिद्धांत या प्रतीकवादी सिद्धांत या ब्रैकेट सिद्धांत। ठीक है, इसके जो मुख्य रूप से समर्थक रहे हैं उनका जो अर्थशास्त्री रहे हैं, विधि शास्त्री रहे, अर्थशास्त्री नहीं, विधि शास्त्री जो रहे वो रहे हैं एहरिंग, उनका नाम है एहरिंग। ठीक है, इसके समर्थक रहे हैं एहरिंग। ठीक है, किसके, कॉस्टिक सिद्धांत के, जो निगमित व्यक्ति के अंतर्गत कॉस्टिक सिद्धांत है। इनके अनुसार कहने का इनका मतलब यह है कि जितने भी निगमित व्यक्तित्व हैं, ठीक है, अगर उनकी स्थापना होती है, ठीक है, या उनका पंजीकरण होता है, तो वो एक तरह से कि मान के चलो एक्स कंपनी है, तो इस कंपनी का पंजीकरण हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम कोष्टक में देखें तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम आएंगे जो इसकी स्थापना करते हैं। नाम के अंतर्गत हम ऐसा नहीं है कि इसके कोष्टक में आएंगे, इसमें निहित होते हैं वो नाम। मान के चलो एक्स ने किया है, जेड ने किया है, एम ने किया है, वाई ने किया है, ठीक है, पी ने किया है, क्यू ने किया है, आर। तो ये कुछ लोगों का समूह हो गया जिन्होंने इसकी स्थापना की है। तो एक ब्रैकेट के रूप में ये कंपनी इनके प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, लेकिन इसका खुद का भी अस्तित्व रहता है। तो कोष्टिक का सिद्धांत हमें यही बताता है कि कोई भी निगमित व्यक्तित्व उस खुद का अस्तित्व होने के साथ साथ वो जो लोग उसकी स्थापना करते हैं, व्यक्तियों का समूह या वर्ग स्थापना करता है, उसका अस्तित्व दर्शाते हैं। ठीक है, इन्हीं के समान है। चलिए, चौथा सिद्धांत है रियायत का सिद्धांत यानी कंसेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो निगमित व्यक्तित्व की स्थापना होती है या पंजीकरण होता है, इसमें राज्य द्वारा विधि के अंतर्गत इनकी स्थापना की जाती है। साथ ही इनको कुछ छूट भी विधि के राज्य के द्वारा दी जाती है, यानी कंसेशन दिया जाता है। बहुत सी चीजें इनको एक तरह से बचने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसे ये निगमित व्यक्तित्व स्वीकार करते हैं, जिस कारण से इसका नाम रियायत का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रयोजन का सिद्धांत। प्रयोजन का सिद्धांत यहाँ पर इसलिए इसका रखा गया क्योंकि ये जो प्रयोजन का सिद्धांत है, ये हमने अभी एक सिद्धांत पढ़ा था आपका परिकल्पनात्मक सिद्धांत यानी फिक्शनल, उसके रूप में हम देख सकते हैं प्रयोजन यानी कोई भी कार्य करते हैं। प्रयोजन का सिद्धांत का मतलब है कोई भी कार्य, देखो मान के चलो व्यक्तियों का समूह, इस सिद्धांत को हम समझते हैं व्यक्तियों का कोई समूह या वर्ग है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह या वर्ग है। अब वो कोई भी कंपनी, ठीक है, या सामूहिक
रूप से कोई कारोबार या अन्य प्रयोजन चालू करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पर एक तरह से इनका जो उद्देश्य किसका, निगमित व्यक्ति की स्थापना करना। निगमित व्यक्ति की स्थापना करने का इनका उद्देश्य क्या है कि कोई भी कंपनी या सामूहिक रूप से कोई भी कारोबार या अन्य प्रयोजन स्थापित करना चाहते हैं, यानी कोई भी कारोबार प्रयोजन, उनका उद्देश्य मुख्य रूप से प्रयोजन होता है। इसी कारण से इसे प्रयोजन का सिद्धांत यहाँ पे इसको प्रतिपादित किया गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह किसी विशेष प्रयोजन के लिए निगमित व्यक्तित्व की स्थापना करते हैं, यानी उनका कोई ना कोई पर्पज रहता है। इस थ्योरी के अंतर्गत ये बताया गया है, इसलिए इसको प्रयोजन का सिद्धांत नाम दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।